You all to Anand Ministries, and here I am Monam present in front of you all with Class 8 Chapter 1 Agriculture Part 5. So we have already done 4 parts of this chapter in which we have completed about agriculture and crops and types of crops in the first part. In second part we have done 2 practices, the practice of sowing seeds and preparation of soil. We have done these 2. In the third part, we have done about manners and fertilizers. And in the fourth part, we have done irrigation. Okay, so now it's part 5 in which we will do about protection from weeds, insects and pests. Okay, remember it. So why have I written all these things before the class has started? This is because, see over here, this was homework question which I had given to you all, and I have asked for the answers in the comments, or if not, then just try yourself. Okay, and I told you that I'll get the answer. So here is the answer. You need to match your answer, not exactly, but the pointers you need to understand that are they the similar pointers that I have written, or there are something else different. If it's different, then that answer is not completely valid. But if there is similar, then that answer is valid. Okay, and clues and hints I think I have given to you, right, for this question. So this is the complete answer, and this is for the 3 marker question. Why fields need to be irrigated before sowing seed? यानी कि सीड्स को सो करने से पहले फील्ड में हम फील्ड्स को क्यों इरिगेट कर देते हैं? पहले क्या जरूरत है? तो जरूरत ये है, इरिगेशन इज नीडेड टू बी डन बिफोर सोइंग सीड्स बिकॉज पहला, मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तो सीड कैसे जर्मिनेट करेंगे, बीज कैसे फूटेंगे, कैसे उसमें से क्रॉप्स आएंगे? ठीक है, मॉइस्चर इन सॉइल हेल्प्स इन टिलिंग, टिलिंग में भी मदद करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई सख्त सॉइल है तो उसमें जब आप टिलिंग करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और अगर कोई मॉइस्ट सा लूज सा सॉइल है तो उसमें टिलिंग करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, weeds germinate in the moist soil prior to the sowing, so they are uprooted during tilling, making weeding easy. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? थर्ड पॉइंट है, थोड़ा बड़ा है, उसमें कह रहा है कि जो वीड्स होते हैं वो भी तो एक तरीके के मतलब प्लांट स्पीशीज ही है वीड्स। ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं कि वो भी पानी की मदद से, जब सीड ग्रो कर रहे हैं तो वीड क्यों नहीं ग्रो करेंगे, उनको थोड़ी ना पानी लेने से हमने मना कर रखा है। तो वीड्स भी वो वाटर अब्जॉर्ब करेंगे और वो भी ग्रो कर जाएंगे सोइंग के बाद। ठीक है, वो भी जर्मिनेट कर जाएंगे मॉइस्ट सॉइल में जब सोइंग होगी, उससे पहले ही। प्रायर मीन्स पहले। ठीक है, प्रायर की जगह आप बिफोर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये हैवी वर्ड लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो पहले जर्मिनेट कर जाते हैं, सो दे आर अपरूटेड ड्यूरिंग टिलिंग। अपरूटेड मतलब रूट को ऊपर कर देना, मतलब प्लांट्स को आप जड़ से जब निकाल फेंकोगे तो उसे अपरूटेड कह देते हैं ड्यूरिंग टिलिंग, मेकिंग वीडिंग इजी। तो मान लो कि प्लांट्स ग्रो हुए हैं पहले से और अभी टिलिंग नहीं हुआ है, टिलिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो जो बीड्स हैं जो कि अब ग्रो कर चुके हैं वो भी निकल जाएंगे साथ में। बीड्स के बीज निकालना ज्यादा मुश्किल है ना बीड्स के प्लांट निकालने से, तो आसानी से टिलिंग के वक्त वो निकल जाएंगे, जिससे कि बीडिंग इजी हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर ये वाला पॉइंट अभी नहीं भी समझ में आया तो पहले बीड पढ़ लो, बीड्स क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही है। फिर उसके बाद इट विल बी इजी फॉर यू और टू अंडरस्टैंड दिस थर्ड पॉइंट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, जो कि मैं ऐसे हर वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन नहीं देती, बट कभी कभी लाइक मेरे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो अच्छा होता है तो मैं आपको वो दे देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं गारंटी नहीं ले सकती कि आएगा कि नहीं आएगा, बट इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है एंड आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये भी आपको गारंटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो परंपरा, प्रतिष्ठा, इन सब के अनुसार हम सबसे पहले 7 स्टेप्स लिखेंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, जो कि हम पार्ट 1 में भी लिखे थे, पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 में भी एंड अब पार्ट 5 में भी लिखने वाले हैं। तो
स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चर। तो ये है सातों के सातों एग्रीकल्चर के स्टेप्स। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स, जो कि हमने कंप्लीटली आपका पार्ट 3 में किया है, ठीक है। और मैन्योर्स मैंने यहाँ पे पार्ट 3 में, इरिगेशन पार्ट 4 में, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पेस्ट एंड इंसेक्ट आज हम करेंगे पार्ट 5 में, और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज हम लोग टुगेदर पार्ट 6 में। तो पार्ट 1 और पार्ट 7 टोटल 7 पार्ट बनेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 7 कहाँ गया? तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी था, जिसमें आपने सार, उसमें इंट्रोडक्टरी मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, उसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, ये सब उसी में है। तो इंट्रोडक्टरी बस ऐसे लिख रही हूँ मैं। फिर 7th पार्ट में आप पढ़ोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना है। ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 7 में होगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो सारे पार्ट्स आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट रहता है तो आप उस टॉपिक के स्पेसिफिक पार्ट में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से आज का पार्ट शुरू करते हैं, बिकॉज हम काफी टाइम वैसे भी वेस्ट कर चुके हैं। वेस्ट क्या मतलब? वेस्ट तो नहीं हुआ है, इट्स अबाउट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बट फिर भी अब आते हैं एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट। इज दैट थिंग क्लियर? हाँ, तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट 3 है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। वीड्स का सेपरेट है, पेस्ट, इंसेक्ट्स और डिजीजेस का अलग टॉपिक है। तो हम पहले करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम तो हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से करेंगे। तो पहले इसका टाइटल का मतलब क्या है? वीड से प्रोटेक्ट करना। वीड्स होता क्या है पहले ये जान लेंगे, तभी तो हम फाइनली उसको वीड से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इज दैट थिंग क्लियर? तो पहले जान लेते हैं कि वीड्स क्या होता है, ठीक है। मान लो आपने कोई भी एक क्रॉप ग्रो किया, आपने कोई भी एक क्रॉप ग्रो किया, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कोई भी आपने क्रॉप ग्रो किया इस तरीके का पूरे फील्ड, क्रॉप तो अच्छा है, क्रॉप तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा कि कुछ ना ऐसे इस तरीके के मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। क्रॉप्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्लांट क्या है भाई? अभी इन एक्स्ट्रा प्लांट का हमें कोई काम नहीं है, हमें काम तो बस इसका, इसका और इसका है ना, इसका, इसका और इसका क्या करें, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये यूजफुल है, मतलब यूजफुल क्या, हम इसे लिख सकते हैं कि वांटेड है। ये हमारा वांटेड क्रॉप है जो हमें चाहिए। लेकिन इसका क्या, ये हमारा अनवांटेड क्रॉप है। सॉरी, अनवांटेड क्रॉप नहीं कहेंगे, इसे प्लांट कहेंगे, क्योंकि क्रॉप तो ये है, ये क्रॉप हो गया, ये प्लांट हो गया, प्लांट्स हो गया, क्रॉप नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं वीड्स। इट्स दैट थिंग क्लियर? बस उसी को, इसी को अनवांटेड प्लांट्स को ना, अनवांटेड प्लांट्स को अच्छा सा नाम देने के लिए, छोटा सा नाम देने के लिए वीड्स इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो वीड्स है क्या? बुकिश डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन ये कहती है the unwanted plants that grow naturally along with the main crop are known as weeds। तो weeds किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट
जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं। मेक इट श्योर इन वीड्स को हमने नहीं ग्रो करवाया, हमने क्रॉप्स को ग्रो करवाया है, लेकिन ये वीड्स नेचुरली अपने आप ग्रो कर जा रही, क्योंकि सॉइल में भाई हमने क्रॉप के ग्रो करने के लिए इतने सारे सॉइल में न्यूट्रिएंट, पानी वगैरह, मैनर्स, फर्टिलाइजर्स क्या नहीं दिया है, मेहनत की है। तो अब क्या होता है कि उसी मेहनत को सिर्फ क्रॉप ही नहीं, कोई और प्लांट भी मौका देख के ना, मौके पे चौका मारना कहते हैं ना, वही कर लेते हैं। तो ये लोग भी ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, बट हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए तो वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नेसेसिटी, क्यों हमें वीड्स से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ग्रो नेचुरली अलोंग विथ, इनके साथ ही ग्रो करते हैं, इज द मेन क्रॉप आर नोन एज वीड्स। क्लियर है कि वीड्स क्या होती हैं? छोटा सा डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि वीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो वीड्स, वीडिंग, वीडिंग आपको लग रहा है इसका कंटिन्यूअस टेंस है, बट उसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे वीड्स हमने किसी चीज को नाम दिया है, कोई पर्टिकुलर थिंग को, वीडिंग एक प्रोसेस का नाम। ठीक है, तो वीडिंग क्या होता है हम फटाफट से देख लें। वीडिंग, वीडिंग बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो वीडिंग क्या है? द रिमूवल ऑफ वीड्स, फटाफट से लिखते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड, विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप इज नोन एज वीडिंग। ठीक है, आगे आप लिख सकते हो, अभी ज्यादा स्पेस नहीं है, इस पे मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, तो वीडिंग क्या होती है? तो वीडिंग क्या है? द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप। क्या समझ में आया? तो समझ में ये आया कि ऐसा प्रोसेस जिनमें हम इन वीड्स को हम रिमूव करेंगे किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से इस वीड को हमें फील्ड से हटाना है, मेन क्रॉप्स से अलग करना है। मेन क्रॉप से अलग तो करेंगे, पर ऐसा ना हो कि वीड्स हटाने के चक्कर में मेन क्रॉप भी हट जाए, क्योंकि है तो आखिर दोनों प्लांट्स ही। ठीक है तो आखिर दोनों प्लांट्स ही। तो ऐसा हम जब प्रोसेस लेते हैं जिसमें हम इन वीड्स को रिमूव करते हैं, रिमूव फ्रॉम द फील्ड से विदाउट हार्मिंग द मेन क्रॉप, यानी इस मेन क्रॉप जो है ना उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वीड रिमूव होना चाहिए। अब वो किन तरीकों से कर सकते हैं, क्यों करते हैं, कैसे, ये सब अभी पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना जान लो। ठीक है, ये दोनों फटाफट से नोट कर लिया होगा, पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फीडिंग। आखिर फीडिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसे ही ग्रो होने देते और प्लांट्स को, क्यों जरूरत पड़ी यार? एक्स्ट्रा प्लांट्स जो है वो अनवांटेड क्यों हुए? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फीडिंग। क्लियर है? ये हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फीडिंग, यानी फीडिंग की क्यों जरूरत पड़ी। तो फीडिंग की जरूरत के टोटल आपके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये, वीड्स compete for nutrients, water, sunlight and space with the main crop। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। वीड्स जो होते हैं वो कंपीट करते हैं, किससे कंपीट करते हैं भाई, किससे कंपटीशन है इनका? तो इनका कंपटीशन जो है वो मेन क्रॉप से है। मेन क्रॉप से किस चीज के लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए। कैसे? न्यूट्रिएंट, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, आपने मैनर्स, फर्टिलाइजर्स और एक्सट्रैक्ट, सॉइल में काफी न्यूट्रिएंट्स है,
अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे कि मेन क्रॉप के लिए आप लोग वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, पर वो तो वीड्स भी लेंगे, उनको भी तो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी तो प्लांट्स हैं। तो आप जो सिर्फ और सिर्फ मेन क्रॉप के लिए आप दे रहे हो, लेकिन वो वीड्स भी कंज्यूम करने न्यूट्रिएंट्स, तो फिर मेन क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट कम हो गया ना, न्यूट्रिएंट्स के लिए सप्लाई उनकी कम हो गई। तो इसलिए न्यूट्रिएंट के लिए वाटर, दोनों प्लांट्स है, दोनों को वाटर चाहिए, तो जो वाटर अकेला उसको लेना चाहिए था वो दोनों ले रहे हैं, तो फिर से कंपटीशन। सनलाइट, सनलाइट जो है, अगर इस फील्ड में जितनी वीड्स है उतने क्रॉप्स होते, तो सोचो कितना अच्छा हार्वेस्ट होता। सनलाइट के लिए फालतू का कंपटीशन नहीं हो रहा होता किसी वीड्स वगैरह से, वो लोग भी तो सनलाइट को क्लोरोफिल के लिए यूज करेंगे। तो सिर्फ अगर मेन क्रॉप यूज कर रहे होंगे सनलाइट को तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्पेस, अब स्पेस आप ये चीज जानते हो, स्पेस आई थिंक अपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सीड्स जब भी फैलाने चाहिए तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, यस यस आई रिमेम्बर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जब मैं सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ा रही थी तब मैंने ये पढ़ाया। एक प्रॉपर गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गैप मिलता है, एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो इसी बीच में यहाँ पे वीड ग्रो कर गए, वीड ग्रो किया, तो अब तो ज्यादा गैप है नहीं, तब इतने से एरिया में न्यूट्रिएंट की कितनी होड़ मच गई होगी, आप ये सोच सकते हो, इतने से एरिया में न्यूट्रिएंट की बहुत होड़ मच गई होगी। तो इस कारण से मेन क्रॉप्स को हार्म पहुंचेगा। ठीक है, तो वीड्स किसी भी तरीके से, ये जो वीड्स होते हैं ये मेन क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। ये तो था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि weeds may produce some toxic substances, यानी weeds जो है वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज कर सकते हैं दैट इंटरफेयर the healthy growth of main crop। क्लियर? नहीं क्लियर है तो देखो क्लियर हो जाएगा। वीड्स क्या करते हैं कि वो कभी कभी, सारे वीड्स नहीं, कुछ कुछ वीड्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी जहरीला तो पॉइजनस के लिए यूज करेंगे, पर टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल होता है, ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि इंटरफेयर करेगा हेल्दी ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। मेन क्रॉप हेल्दी अपना ग्रो कर रहा होगा, जितना भी हमने उसकी सेवा की है, न्यूट्रिएंट, पानी, सनलाइट, स्पेस सब दिया, अब वो वीड्स आएंगे तो वो अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस करेंगे तो प्लांट्स हेल्दी कैसे होंगे, मेन क्रॉप का हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बीडिंग जरूरी है। बीडिंग जो है ये वीड्स, स्पेस नहीं है तो ऊपर वाला इरेज कर दूं, weeds may be poisonous to humans. Actually, that's yes, to humans and domestic animals. अब हम लोग तो क्रॉप को कंज्यूम करते ही हैं, तो अगर वो कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं, जहरीले पदार्थ, पॉइजनस, अगर वो कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ रिलीज कर रहे हैं, तो फिर उससे हम ह्यूमंस को तो हार्म होगा ही, बिकॉज हम तो वो क्रॉप्स कंज्यूम करेंगे। पर साथ ही साथ अगर किसी फार्मर ने कोई डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय, भैंस और घोड़े वगैरह और कुछ रखे हुए हैं, तो उनको भी हार्म होगा अगर वो उस फीड को कंज्यूम कर लेंगे अगर फूड समझ के, तो उनको तो हार्म होगा ही क्योंकि ये पॉइजनस है। तो ये पॉइंट भी नेसेसरी। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा ये है कि वीड्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वीड्स
attract pests that can damage the crop। समझ में आ रही है ये बात? इसमें क्या कह रहा है कि वीड्स जो होते हैं ना, पेस्ट क्या होते हैं, तो पेस्ट जैसे रोडेंट्स हो गए, चूहे वगैरह, ये सब जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स नहीं कह सकते, पेस्ट जो होते हैं वो लिटिल मैमल्स आप कह सकते हो। तो वो जो पेस्ट होते हैं वो उनको ये अट्रैक्ट कर देता है, ये वीड्स को अट्रैक्ट करता है। लाइक उनको खाना मिल रहा है, उनको मतलब कुछ अगर कुछ कंज्यूम करने के मिल रहा है तो वो पेस्ट को अट्रैक्ट होंगे ही, और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो वीड्स को खाने के चक्कर में वो मेन क्रॉप को भी तो डैमेज करेंगे। मेन क्रॉप को भी अगर वो कंज्यूम कर लेंगे, मेन क्रॉप भी डैमेज हो गया। समझ में आ रही है ये बात? तो वीड्स अट्रैक्ट पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। तो ये आपका नेसेसिटी है वीडिंग की, चारों पॉइंट्स। ठीक है, सीरीज थोड़ा गलत सलत हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बिकॉज स्पेस की कमी थी, इस कारण से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ वीडिंग हो गया। अब फटाफट से चलते हैं मेथड्स ऑफ वीडिंग पे। ठीक है, मेथड्स ऑफ वीडिंग में आपके दो मेथड आते हैं। एक आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड, केमिकल मेथड, दो नहीं तीन है। ट्रेडिशनल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। ट्रेडिशनल है उसको मैकेनिकल मेथड कहोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अगर कह रहे तो दूसरी साइड मॉडर्न रखना पड़ेगा, बल्कि हम मॉडर्न नहीं है, हमें मैकेनिकल मेथड पढ़ना है और केमिकल मेथड पढ़ना है और बायोलॉजिकल मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, फटाफट से कवर करेंगे तीनों को। मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, क्योंकि हमें काफी लंबा टॉपिक है, ये भी घिसा जा सकता है, इसलिए मैं इसे जल्दी कर रही हूँ। तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि वीडिंग को सोइंग ऑफ सीड्स के पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स के अगर पहले हटाया गया, मैकेनिकल मेथड में दो केसेस है। एक है आपका बिफोर सोइंग, एक है आपका आफ्टर सोइंग। बिफोर सोइंग जो यूज होंगे वो आपके हैरो, हैरो आप लोग जानते हो, हैरो या फिर रेक यूज होगा। और आफ्टर सोइंग, आफ्टर सोइंग जो आपको यूज होगा, जिसको आप खुरपी भी कहते हो, खुरपी आप यूज कर सकते हो, जिसका इंग्लिश टर्म इट्स ट्रॉवेल एंड हो। इट्स ट्रॉवेल, इसको आप ट्रॉवेल लिखोगे, एग्जाम में ना आप खुरपी नहीं लिखोगे, ट्रॉवेल लिखोगे। ट्रॉवेल ब्रैकेट में आप लिख सकते हो खुरपी स्लैश हो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सोइंग के पहले, सोइंग के पहले हम लोग हैरो या रेक जो कि कोम्ब लाइक होते हैं, कैसे होते हैं, कोम्ब लाइक होते हैं, ये आपके कोम्ब लाइक होते हैं। मतलब कभी आपने देखा है ना, तो मान लो एक सॉइल है, उस पे कोम्ब लाइक कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो जितने भी वीड्स जो पहले ग्रो कर गए होंगे, वो जैसे हमने पढ़ा ना उसमें जो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन में था कि क्यों इरिगेशन जरूरी है, ताकि ये वीड्स ग्रो कर गए। मान लो इरिगेशन, पहले इरिगेशन हो गया, सोइंग सीड्स के बड़े बड़े वीड्स ग्रो हो गए, तो अब जब टिलिंग हो रहा होगा तो उसके बाद आप हैरो या रेक की मदद से, जो कि कोम्ब लाइक होते हैं, उनसे इन्हें अपरूट कर सकते हो, इनको डिग रूट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इनको आप उखाड़ के फेंक सकते हो, सिंपल चीज है। अब आफ्टर सोइंग, अब भाई सोइंग हो गई तब क्या करें, तो सोइंग हो गई तब आपको ट्रॉवेल, खुरपी आप लोग ने सुना होगा, जो भी गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो इस तरीके की ये होती है, इसको कहते हैं, इतना मोटा नहीं होता, थोड़ा सा मोटा होता है। हाँ, तो इस तरीके की एक खुरपी होती है जिसमें ये शार्प सा ब्लेड ब्लेड होता है,
ग्रेट। और अगर आपके ये फील्ड है और इसमें मेन क्रॉप्स भी है, साथ साथ में मेन क्रॉप्स हैं, साथ में कुछ वीड्स भी ग्रो है, तो इस खुरपी की मदद से फार्मर इसको मैनुअली मैनुअली उस वीड्स को निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्या, ये था आपका मैकेनिकल मेथड में। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा ये है कि केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसे केमिकल्स, इस मेथड में हम ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि हार्म करते हैं वीड्स को एंड डज नॉट अफेक्ट द क्रॉप। वो क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते, वो बस और बस वीड्स को हानि पहुंचाते हैं। वैसे केमिकल्स को हम क्या कहेंगे, वैसे केमिकल्स का जब हम यूज करेंगे तो उसे केमिकल मेथड कहेंगे। और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन एक जो फेमस नेम है आपका वो है, कहाँ लिखूं, ये आपका 2,4-D। 2,4-D तो काफी फेमस है, ये पूरा नेम है, इस नेम में कॉमा भी है। 2,4-D MCPA। ठीक है, ये भी एक वीडिसाइड का नाम है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे बुटैक्लर हो गया, बुटैक्लो। तो ये तीनों आपके नाम हैं, 2,4-D MCPA बुटैक्लर, इनसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर तो 2,4-D पे ही रह जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये आपका केमिकल मेथड हो गया। बायोलॉजिकल मेथड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेचुरली हार्म करते हैं किसको, वीड्स को। जो वीड्स होते हैं उनको नेचुरली कुछ ऑर्गेनिजम्स हार्म करते हैं। जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिज्म के दुश्मन होंगे, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा, नेचुरली हार्म करेंगे वो वीड्स को। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, तो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल ले लो। तो तमिलनाडु में प्रिकली पेयर नाम का एक वीड होता है जो कि ग्रो करता है। ठीक है, और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कॉकिनियल इंसेक्ट का यूज करते हैं, कॉकिनियल इंसेक्ट। और ये किसको रिमूव करता है, तो ये प्रिकली पेयर जो होता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में, तीन डिग्री ये वीड्स को रिमूव करता है कॉकनियल इंसेक्ट। इज दैट थिंग क्लियर? ये आप में दिया हुआ है। ये अब ये आपका हो गया कि मेथड्स ऑफ वीडिंग क्या है। और क्योंकि ये बेनिफिशियल तो है, वीडिंग बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए, बट अगर हमने इन केमिकल्स की बात करें, मैकेनिकल तो ठीक है, बायोलॉजिकल भी ठीक है, लेकिन केमिकल पे हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हम इन केमिकल्स को ना एक्सेसिव तरीके से यूज करेंगे, अगर इन केमिकल्स को हम एक्सेसिव अमाउंट में अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, तो क्रॉप्स हार्म होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल जब आप यूज करोगे तो वो पॉइजनस टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, पॉइजनस और टॉक्सिक होते हैं जो कि मेन क्रॉप को भी साथ ही साथ डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज तो नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वीडिसाइड्स में क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जब वाटर, सॉइल ये सब कांटेक्ट में आएगा तो इनको भी तो पॉल्यूट कर देंगे ये केमिकल्स। तो इसलिए केमिकल्स को एक्सेसिव यूज नहीं करना है। यूज करने से पहले प्रॉपरली ग्लव्स वगैरह ये सब पहन लेना है, क्योंकि इनमें बहुत सारा पॉइजन होता है, टॉक्सिक होता है ये इस कारण से। ठीक है, तो इसका एक्सेसिव यूज नहीं करना है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, इज इट बेनिफिशियल टू यूज वीडिसाइड्स इन एक्सेसिव अमाउंट, तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट बेनिफिशियल बिकॉज दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस
which can harm the resources like water, soil and even be poisonous for the human health. ठीक है, ये चीज आपको लिख देनी है। ठीक है जी, तो हो गया आपका कंप्लीट ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वेस्ट। एक और टॉपिक है, फटाफट से मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, लंबी हो जा रही है और मतलब एक पार्ट से तब कितनी ही लंबी वीडियोस कोई देखेगा, तो इसलिए जस्ट मेकिंग ट्राइंग टू मेक द वीडियोस शॉर्ट। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको हम स्प्रे एनिमल्स, बर्ड्स, पेस्ट, इंसेक्ट्स, फंगस, डिजीजेस, इन सब चीजों से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, बिग क्वेश्चन है। तो इन सब चीजों से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे मेन क्रॉप्स को? तो काफी इजी टॉपिक है ये वाला। ठीक है, बस इसमें जो डिजीजेस वाला है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये काफी इजी टॉपिक है और आपको लगेगा कि आपने ये तो आप पहले से ही जान। ठीक है, तो पहला जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्प्रे एनिमल्स। स्प्रे एनिमल्स जैसे कि कैटल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, इन सब से कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? तो उसके लिए आप अपने क्रॉप के अराउंड फेंसिंग कर दो। तो रेजिंग फेंसेस, ये किससे हो गया? ये स्प्रे एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी बस एक लाइन का है ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे कि बर्ड से आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो स्केयर क्रोस या बीटिंग ड्रम्स। बीटिंग ड्रम्स ये आपको किससे प्रोटेक्ट करेंगी? ये बर्ड से प्रोटेक्ट। स्केयर क्रोस क्या होता है जानते हो ना, वो जो पुतला ऐसे फील्ड में करके ऐसे खड़ा कर देते हैं, तो बर्ड्स को लगता है कोई इंसान खड़ा है और वो नहीं आते फील्ड में, वही पुतला। और बीटिंग ड्रम से भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका पेस्ट। तो पेस्ट में आप यूज करोगे पेस्टिसाइड। पेस्ट कौन कौन होते हैं? तो रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वो सब इसी में आते हैं। तो पेस्ट में कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके रोडेंट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, और भी छोटे छोटे जो होते हैं ना वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स आपको यूज करना है पेस्ट के रिमूवल के लिए। किसके? पेस्ट के रिमूवल के लिए। इज दैट थिंग क्लियर? तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, इसी की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड अलग अलग टाइप के आते हैं। पहले आते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स। यस, सही सुन रहे हो, क्योंकि पेस्ट में वहां देखो, वहां से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेस्ट में इंसेक्ट्स आते हैं। तो पेस्टिसाइड का ही एक टाइप है इंसेक्टिसाइड। ठीक है, फिर आपका जो एक और आता है वो आपका आता है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स। अगला आता है फंगिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, जब ये साइड्स वर्ड लगे समझ जाओ कोई केमिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंगिसाइड ये सब पेस्टिसाइड्स के ही टाइप है। आप ये नहीं बोल सकते कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अलग अलग है। कई बार मैंने ये मिसकंसेप्शन देखा कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अलग है। नहीं,
पेस्टिसाइड के ही टाइप है, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड और फंगाइसाइड। ये किसको किसको, तो ये तो नाम से ही जाहिर है भाई, इंसेक्ट को, रोडेंट्स को। रोडेंट्स क्या होते हैं, तो आपके जो रैट्स वगैरह हो जाएंगे, रैट्स मतलब जो भी स्मॉल मैमल्स हो जाएंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे, स्मॉल मैमल्स वो इसमें आ जाएंगे। फंगिसाइड्स में आप फंगस इन्फेक्शन जो होगा या फंगाई, फंगस नहीं कह सकते, फंगाई का जो भी फंगाई होंगे उनसे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। समझ में आ गया। पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल इस तरीके से हो सकते हैं, और ये कुछ एनिमल से कंट्रोल है, ठीक है। ये आपको याद क्या रखना है, ये तो याद रहेगा। एनिमल्स कैसे, तो भाई फील्ड के चारों ओर बड़े बड़े फेंसेस लगा दो, फेंसिंग कर दो, तो हो गया प्रोटेक्शन। बर्ड से कैसे, स्क्वायर क्रोस या बीटिंग ड्रम्स कर दो, तो बर्ड से हो गया। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें इंसेक्ट से इंसेक्टिसाइड, रोडेंट से आपका रोडेंटिसाइड्स, फंगाई से आपका फंगिसाइड्स। सेटिंग क्लियर, एकदम इजी सा टॉपिक है। अब पेस्टिसाइड्स को हमने इतने डिटेल में तो पढ़ा है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है, कुछ प्रोटेक्शन भी तो चाहिए होता है हमें इस पेस्टिसाइड्स को, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड वाला आप देखोगे तो वो केमिकल्स नहीं है, फेंस लगा देना, स्क्वायर क्रोस खड़े कर देना, वो केमिकल्स नहीं है। बट यहाँ पे केमिकल्स की यूज हो रही है, और जब केमिकल्स की यूज हो रही है तो कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रिकॉशंस क्या है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये टाइमली आप कह सकते हो, या प्रॉपर टाइम पे स्प्रे होने चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग जरूरी है, प्रॉपर टाइम पे ये स्प्रे होने चाहिए, अच्छे खासे इंटरवल पे ये स्प्रे होने चाहिए, और इसका अप्रोप्रिएट डोसेज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोसेज होना चाहिए। और क्या और क्या और क्या, और कि इसको स्प्रे करते वक्त नोज, माउथ, हैंड्स ये सब कवर्ड होने चाहिए, नोज, माउथ एंड हैंड्स कवर्ड होने चाहिए, जो भी इसको स्प्रे कर रहा है उसके लिए है ये। और इसके बाद कि आफ्टर स्प्रेइंग आपको हैंड्स वॉश करने चाहिए। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स में क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, पहला कि प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, जितना टाइम आपको प्रेस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उतने टाइमिंग पे ही आपको पेस्टिसाइड यूज करना है। ये नहीं कि आप एक दिन में 4 बार यूज कर दो, नहीं, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट डोसेज होना चाहिए, ये नहीं कि इतना बोला गया था, आपने ज्यादा कीड़े देखे तो इतना आपने उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल, नहीं होगा, ठीक, जितना डोसेज है उतना ही। नोज, माउथ, हैंड्स ये सब कवर करके रखना है, हैंड्स में ग्लव्स पहन के रखना है, नोज माउथ में मास्क वगैरह पहन लो, और स्प्रे करने के बाद हैंड वॉश कर लो, या तो मैं तो प्रेस्क्राइब करूँ फिर बाद नहा लो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं प्रिकॉशंस बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, ध्यान रखना, प्रिकॉशंस कब, यूजिंग पेस्टिसाइड, जब आप पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे होगे तब आपको ये प्रिकॉशंस रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यानी आपका पेस्ट वाला जो टॉपिक है वो तो आपका कंप्लीट हो गया, पेस्ट वाला टॉपिक देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। अब हम छोटा सा इसका पार्ट है डिजीजेस, वो भी कर लेते हैं। वीडियो आज आपकी 1 घंटे के अंदर है, ठीक है, काफी समरी टाइप वीडियो है, तो डिटेल में आपको इसको डिटेल में तो है ही, मतलब काफी अच्छी खासी डिटेल में आपको मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है, उसके लिए आप स्पीड थोड़ा बहुत इंक्रीज करोगे तो चलेगा, ठीक है, 1.25 पे कर लोगे तो चलेगा, उससे ज्यादा मत करना, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, ऑलरेडी समरी टाइप में है, तो आपको डिटेल में सुनना पड़ेगा बस ध्यान से, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस अब हम देखेंगे, तो अब हम सेकेंड वाला पार्ट जो है ना डिजीजेस वाला, हम वो वाला पार्ट देखेंगे। तो डिजीजेस कौन कौन कॉज कर सकते हैं, तो डिजीजेस के तो भाई कितने ही हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, सब है आपके, सब के सब जो है ना
आपके महान हैं जो कि ये सब डिजीजेस कॉज करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, ये सब डिजीज। तो अब कुछ कॉमन डिजीजेस है आपको याद रखना है, कुछ कॉमन डिजीजेस हैं, कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो कि अक्सर प्लांट्स में पाई जाती है, क्रॉप्स में हो जाती है, वो कॉमन डिजीजेस ये रहे। पहला है आपका रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट जो है ये एक डिजीज है जो कि वीट में होता है और ये एक फंगल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, ठीक है, ये एक फंगल डिजीज है। दूसरा में आपका आ जाता है ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, नाम से ही जाहिर है ये किस में होगा, तो ये पोटैटो में होगा, ये पोटैटो में होगा और ये भी आपका फंगल है, ठीक है, उसका मतलब रिपीट होगी चीजें, तो फंगस, ठीक है। तो ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगल हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है ब्लास्ट, एक आपका आता है ब्लास्ट नाम की एक डिजीज होती है जो कि पैडी क्रॉप में होती है। ये आपके कुछ कॉमन है और भी कुछ आपके होते हैं, जैसे मोज़ेक करके कुछ होता है, वो भी होता है, और एक येलो वेन करके भी कुछ होता है। तो बहुत सारे डिजीजेस हैं, लेकिन ये अभी मैंने आपको फिलहाल में 3 नाम दे दिए, ठीक है। तो ये आपके कॉमन डिजीज हो गए, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि डिजीजेस है, मोस्टली आप देख रहे हो कि फंगल डिजीजेस ही हैं। तो फंगल डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपको क्या करना है कि जो जिस सारे सीड्स को, आपको पता तो है नहीं किस सीड्स में फंगल है किस सीड में नहीं है, आप एक एक करके देख तो नहीं रहे हो, तो आप सीड सो करने से पहले एक फंगीसाइड का सॉल्यूशन लोगे। इसमें क्या होगा, इसमें फंगीसाइड्स, इस फंगीसाइड्स का सॉल्यूशन में आप सारे के सारे जो आपके सीड्स है ना, वो आप सारे के सारे सीड्स इसमें डाल दोगे। इसमें आपको सारे के सारे सीड्स ड्रॉप कर दे रहे हैं, या फिर ये तो आप कर सकते हो बिफोर सोइंग, या कर सकते हो बिफोर सोइंग। लेकिन मान लो आपने सो कर लिया, फील्ड्स में क्रॉप लहरा रही है और तभी डिजीज का हमला हो गया, तभी डिजीज का हमला हो गया, तो क्या करेंगे, तो फंगीसाइड्स को हम स्प्रे करेंगे इस पे, ठीक है। कुछ फंगीसाइड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका नाम हो गया ब्लिटॉक्स, ब्लिटॉक्स एक नाम हो गया, ब्लिटॉक्स एक फंगीसाइड है, एक डिथेन फंगीसाइड है, और एक और होता है बोर्डियोक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, बोर्डियोक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके कुछ फंगीसाइड्स है, ठीक है, फंगीसाइड्स है। तो इनको आपको क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है, इनका आपको क्या बनाना है, इनका आपको सॉल्यूशन बनाना है, इनका आपको सॉल्यूशन बनाना है, और फिर उसका इन पे स्प्रे कर देना है, फिर इस पे स्प्रे कर देना है, ठीक है। आपको अच्छे से अपने कॉपी में इस चीज के नोट्स बनाने, मैं स्पेस की कमी की वजह से ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया डिजीजेस कैसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको डिजीज बताया किस किस से हो सकते हैं, कॉमन डिजीजेस क्या है और क्या करना है, ये बिफोर सोइंग का है, ये आफ्टर सोइंग का है, सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, ये भी आपका खत्म होगा। इज दैट थिंग क्लियर, ये भी आप खत्म हो गया। एक और होमवर्क क्वेश्चन इफ यू नीड और नॉट, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस लेक्चर को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो रिवाइज करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज ये उतनी डिटेल और उतनी रिपीटेड लेक्चर नहीं थी, बट फिर भी समझ में आ जाए बहुत अच्छा है। अब मैं जो आपको होमवर्क देने वाली हूँ वो थोड़ा सा रिसर्च टाइप होमवर्क है, जो कि है कि पहले तो आप लिख लो होमवर्क, ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग
व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, why should we opt it। तो इस पे आप कुछ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए। इसका आंसर वैसे मैं दूंगी आपको, जो पार्ट 6 हमारा आएगा उसे मैं दूंगी, बट ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप कि आप इस लेक्चर को रिवाइज करोगे, बाकी के लेक्चर्स को भी रिवाइज करते जाना है। लेक्चर को नहीं, लेक्चर काफी लंबे होंगे, तो आप जो नोट्स बनाते चल रहे हो साथ में, आई होप आप बना रहे होगे, बिकॉज दैट्स अ गुड हैबिट। तो नोट्स जो साथ में बना रहे हो तो उसको रिवाइज करते चलो एंड यू बी गुड। थैंक्स, बाय बाय, डन फॉर द डे।